ओके देखो चैप्टर 12 का जो हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग ने ऑलरेडी चार्जेस के बारे में जान चुके हैं कि चार्जेस बेसिकली कितने टाइप के होते हैं और चार्जेस क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सारी चीज़ जान गए हैं। अभी हम लोग आते हैं टॉपिक पे, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। सो जब भी चार्जेस फ्लो होता है तो ही उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। एंड यहाँ पर देखो इस लाइन पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप लोग फॉलो करो कि इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। दैट मीन्स अगर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है कुछ टाइम के लिए तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स मान लो कि अगर चार्ज को तो हम लोग क्यू लिखते हैं, तो अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो होने के लिए अगर टी टाइम लग रहा है तो क्यू बाई टी हो गया हम लोग का करंट। तो करंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, तो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी ऐसा होता है। सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ फार्मूला, आप लोग इसको भी ध्यान में रख लो, ये एक फार्मूला है, ये बहुत जगह काम में आएगा। सो ये बात तो समझ में आ गई कि कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है कुछ टाइम के लिए तो उसको हम लोग बोलेंगे करंट। अभी इसको यहाँ पर देखो आप लोग, यहीं पर लिखा है नेट चार्ज क्यू, दैट मीन्स कुछ चार्ज है क्यू, उसका अमाउंट कितना है आपको नहीं पता, कितना कूलम जा रहा है वो भी आपको नहीं पता, बस कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर मतलब आप लोग समझ गए हैं जिसके थ्रू से एक्चुअली वो जाता है। तो इफ़ ए नेट चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम टी, और उतना चार्ज फ्लो होने के लिए उसको टी टाइम लगा, देन करंट आई, करंट को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, विल बी आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कूलम, ठीक है। एंड कूलम से हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट को निकालेंगे ये भी समझो। हम लोग कूलम जानते हैं किसके यूनिट है, चार्ज का यूनिट है, लेकिन करंट का यूनिट निकालने के लिए हम लोग को हमेशा कूलम का हेल्प लेना ज़रूरी पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं क्यू बाई टी होता है, क्यू बाई टी होता है करंट। तो मान लो अगर एक कूलम चार्ज पास हो रहा है 1 सेकेंड टाइम के लिए, तो जो करंट बनेगा तो 1/1 कितना होता है, 1 आता है, 1/1 तो 1 होता है। तो यहाँ से तो पता चल गया कि 1 करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट का तो कुछ यूनिट होगा। हाँ, करंट का यूनिट होता है एम्पायर, हम लोग उसको बोलते हैं एम्पेयर, ए से डिनोट करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। ये डेफिनेशन भी कह सकते हो या फिर याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक भी समझ सकते हो कि इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड थ्रू a particular area, then it will be considered as 1 ampere current is flowing through that particular area. So एक मैथ भी इसके रिलेटेड पर नीचे गिवन है, देखो कि करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, आपको करंट बता दिया गया है, आई बता दिया गया है, वो है 0.5 और इसका यूनिट जैसा है एम्पेयर तो एम्पेयर भी है। इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। देखो टी आपको गिवन है, टी आपको कितना गिवन है, 10 मिनट्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखो कि हम लोग मिनट्स में कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग टाइम हमेशा सेकेंड में कंसिडर करते हैं। तो 10 मिनट्स मतलब कितना होता है, 10 इंटू 60 सेकेंड्स, दैट मीन्स 600 सेकेंड्स, 600 सेकेंड हो गया आपका टाइम। सो द क्वेश्चन क्या हो गया कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट मीन्स वो आपसे निकालने बोल रहा है कि अगर 0.5 एम्पेयर का एक बल्ब 10 मिनट के लिए जल रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। तो आप लोग वही फॉर्मूला से निकालो, आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी। यहाँ से मुझे आई पता है, टी पता है, क्यू निकालना है। तो क्यू क्या होगा, क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
आई इंटू टी हो जाएगा, आई इंटू टी, लेकिन टी मिनट में नहीं सेकंड में होगा। तो आई क्या हो गया 0.5 और टी कितना हो गया 600। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से देखो कितना आ रहा है 300 कूलम। तो ऐसे हम लोग कूलम निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, चाहे तो टाइम भी निकाल सकते हैं कि कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि इतना चार्ज कुछ टाइम के लिए फ्लो हुआ तो करंट इतना था, दैट मीन्स एम्पेयर इतना था, तो बताओ कितने टाइम के लिए वो फ्लो हो रहा था। यही से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में ही रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसको हमेशा ध्यान रखो। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम गिवन है, देखो इस डायग्राम में आपको पता चलेगा। हालांकि बेसिक बाद में इसके ऊपर डिस्कशन है, लेकिन अगर हम लोग सर्किट समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है कंडक्टर के थ्रू से, तो ये डायग्राम को देखो। देखो ये जो आपको ऐसा वाला नज़र आ रहा है, ये एक सर्किट बन जाता है, जिसमें से आपको ये जो ऐसा वाला पार्ट गिवन है, दिस टाइप ऑफ पार्ट, दिस आर बेसिकली बैटरी, ठीक है, दिस आर बेसिकली बैटरी कनेक्शन। दैट मीन्स ये जो इतना इतना जितना पोर्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर, आपको इतना जो पोर्शन नज़र आ रहा है, दिस पार्ट इज़ बैटरी पार्ट। अब आपको देखो ये जो ऐसे जाके ऐसे वायर, ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, दैट मीन्स बैटरी के एक एंड से वायर कनेक्ट हुआ और दूसरे एंड में जाके ख़त्म हुआ। ऑब्वियसली बैटरी तो ऐसे होता है, और यहाँ से बैटरी जाके ऐसे करके वायर रहता है। ओके, अभी उसके बाद देखो आई एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस होता है, जो बाद में हम लोग उसके बारे में समझेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस होता है बेसिकली एक ऐसा प्रॉपर्टी, कोई भी वायर के अंदर जब भी करंट फ्लो होता है, वायर कभी भी, कंडक्टर कभी भी उस करंट को ईजीली फ्लो होने से रोकता है, हमेशा उसको रेजिस्ट करता है कि करंट को हम फ्लो होने नहीं देंगे, एंड दैट इज़ द रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, देखो इसका शेप जैसा गिवन है, ये शेप में अगर रेजिस्टेंस आपको बता दिया जा रहा है, दैट मीन्स वो एक्चुअली एक बल्ब है, दैट मीन्स वो एक बल्ब है। रेजिस्टेंस को बेसिकली हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे शो करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे शो नहीं हुआ है, देखो ऐसे बल्ब के फिलामेंट की तरह शो हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर ये एक बल्ब लगा हुआ है, और वो बल्ब जलने के लिए कुछ रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, उसीलिए यहाँ पर ऐसे बता दिया गया है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस हो रहा है। उसके बाद देखो फर्दर यहाँ पर जाके यहाँ पर एक ए लिखा हुआ है, ए मीन हो जाता है एमीटर। एमीटर मतलब हो जाता है एक ऐसा मशीन जो आपको उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेज़र करने में हेल्प करता है। तो ये एमीटर एक मशीन है, उसी सर्किट में कनेक्टेड है, जो आपको कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बताएगा। उसके बाद देखो एक के बटन है, इसको बटन कहते हैं, स्विच, जैसे हम लोग स्विच ऑन ऑफ करते हैं वैसे एक ऑन ऑफ स्विच है। आप इसको ऑन करोगे तो ही सर्किट कनेक्टेड होगा और चलने लगेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि ऐसा दो वायर था, ऐसा था, ये वाला हो गया आपका स्विच बटन। इसको आप प्रेस करोगे तो जाके देखो, मान लो अभी ये ओपन है, तो अगर आपने इसको प्रेस कर दिया तो ही जाके ये टच होगा, दैट मीन्स ये नीचे आ जाएगा, ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, जो उठा हुआ पोर्शन है ये नीचे आके टच हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला हो गया ऑफ पोजीशन और ये वाला हो गया ऑन पोजीशन। और ये ऑन और ऑफ कौन कर रहा है, ये के स्विच कर रहा है। स्विच को देखो कैसे डिनोट करता है, एक ब्रैकेट के अंदर में ऐसा डॉट दे दिया, इससे हम लोग स्विच को बताते हैं। के फॉर की, के ई वाई, ठीक है, के मतलब स्विच होता है, आप लोग स्विच से डिनोट करते हो। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली सर्किट जिसमें बैटरी कनेक्टेड है, करंट आई फ्लो हो रहा है, कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ एमीटर लगा हुआ है जिससे करंट कितना फ्लो रहा है वो मेज़र कर सकेंगे, और एक स्विच भी है, की भी है, जिससे हम लोग स्विच सर्किट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं।
अभी यहाँ पर एक टॉपिक समझ लो आप लोग, छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। मान लो एक सर्किट है, ये बैटरी के एंड के साथ कनेक्टेड है। अगर ये लोग जॉइन है, कभी भी ये गैप मतलब ऐसे मत सोचो कि ये लोग कनेक्टेड नहीं है, हाँ कनेक्टेड है। तो अगर ऐसा कनेक्टेड है तो इसको बोलेंगे क्लोज सर्किट। लेकिन मान लो कि मैं यहाँ पर इसको काट दिया, थोड़ा इसको काट दिया, तो अभी क्या ये करंट फ्लो हो सक रहा है? ये तो रुक गया। दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं इसको एक बैटरी ऐसे की बना दूँ कि जो ओपन है, जब आप इसको नीचे उतारोगे तो ये टच हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको नीचे स्विच नहीं देते हो तो ये ओपन रहता है, तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट। देखो यहाँ पर ये है ओपन सर्किट, और क्लोज सर्किट कैसा होता है? ऐसा होता है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई आपको डिसरप्शन नज़र नहीं आ रहा, आपको क्लीन नज़र आ रहा है कि करंट ऐसे जाएगा और फिर यहाँ पर आके इस एंड में चला आएगा। हम लोग करंट फ्लो कर रहे हैं, इसको कैसे दिखाते हैं? एक एरो से दिखाते हैं। देखो यहाँ पर एरो दिखाया है, एरो से हम लोग को पता चलता है यहाँ पर भी एक एरो है, यहाँ पर भी एक एरो है, यहाँ पर भी है। इससे पता चल रहा है कि करंट एक्चुअली इस डायरेक्शन में जा रहा है और फिर ऐसे होकर बैटरी के एंड में फिर जाके ख़त्म हो जा रहा है। सो हम लोग करंट तो समझ में आ गया कि करंट क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जा रहा है, कुछ टाइम लग रहा है। और एक सर्किट के थ्रू से ये भी समझ रहे हैं कि सर्किट के थ्रू से करंट फ्लो हो रहा है और फिर यहाँ पर आके ख़त्म हो जा रहा है। एंड इट वॉज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ऐसा नहीं कि यहाँ के स्टॉप हो गया, ये फिर से रनिंग हो रहा है। तो सवाल यहाँ पर एक आ रहा है कि करंट क्यों फ्लो होता है, करंट फ्लो क्यों होता है? तो इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। करंट फ्लो हो रहा है ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन फ्लो होता क्यों है? देखो बुक में गिवन एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है। मान लो एक टंकी है छत के ऊपर और नीचे एक बाल्टी है। तो टंकी का ऊपर पानी जो है उसको पाइप से हम लोग बाल्टी में कनेक्ट कर दिए। अभी टंकी से पानी क्यों पाइप में आ रहा है, पाइप के थ्रू से बाल्टी में क्यों आ रहा है? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस है। प्रेशर डिफरेंस है मतलब ऊपर में जो टंकी है उसमें पानी का जितना प्रेशर है, नीचे बाल्टी में जो भी पानी है उसका प्रेशर उतना नहीं है। दैट मीन्स ऊपर में टंकी में हाई प्रेशर ऑफ वाटर है, नीचे बाल्टी का पानी में लो प्रेशर ऑफ वाटर है। सो हमेशा जितने भी फ्लूइड्स होता है या फिर जितने भी एलिमेंट्स होता है उनके एक ही रूल होता है कि दे वांट टू बिकम इक्विलिब्रियम और दे वांट टू बिकम इन ए स्टेबल स्टेट। सो हाई प्रेशर वाटर हमेशा चाहेगा कि अपना प्रेशर में लोअर प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करके इक्विलिब्रियम स्टेट में आने का कोशिश करो। आप लोग दूसरा एग्जांपल भी सोच सकते हो, पहले ये एग्जांपल कंप्लीट होने दो फिर मैं दूसरा एग्जांपल से समझाता हूँ। टंकी जो ऊपर में था उसका प्रेशर हाई था, पानी का बाल्टी जो नीचे है उसका प्रेशर लो था, इसीलिए हायर प्रेशर से पानी लोअर प्रेशर के तरफ आने शुरू कर दिया। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बाल्टी से पानी उठ के टंकी में भर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाता है। इवन कि अगर आप लोग कभी भी कोई स्टॉर्म देखोगे, जैसे फिलहाल कुछ दिन पहले आया था आम्फान, आम्फान में क्या हुआ था, हम लोग के इस एरिया में लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया था और समुद्र के मिड ओशन रेंज में हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया था। तो ये जो दो प्रेशर डिफरेंस हो गया था, ये दो प्रेशर डिफरेंस को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए हाई स्पीड में एयर हमारे तरफ आ रहे थे और जहाँ जहाँ लो प्रेशर जोन था वहाँ पर प्रेशर को थोड़ा बढ़ा दे रहे थे और इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के बाद वो फिर स्टेबल हो जा रहे थे। सो एवरी जगह एक वही बात होता है कि जहाँ हाई रहता है हाई से लो के तरफ ट्रांसफ़र होता है। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं तो यही आ जाता है कि पोटेंशियल क्या होता है और
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? प्रेशर, पानी के केस में बहुत ही इजी रीज़न हो गया कि प्रेशर डिफरेंस है। और प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर हुआ कैसे? ड्यू टू द ग्रेविटी। टैंकी ऊपर में था, उसलिए उसके ऊपर ज़्यादा ग्रेविटी अप्लाई हो रहा था, उसलिए उसका प्रेशर ज़्यादा हो रहा था। जो बाल्टी थोड़ा मट्टी के नीचे मतलब फ्लोर में था, उसमें ग्रेविटी कम अप्लाई हो रहा था, उसीलिए उसका प्रेशर लो था। तो सिमिलर तरीके से अगर आप लोग सोचो कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वही होता है कि आप वो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी पार्टिकल को एक फील्ड के अंदर में ले जाने का कितना, यू कैन से द नाम से जैसे जा सकते हो कि पोटेंशियल कितना होता है, कितना पावर है उसमें, उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। आप लोग इसको थोड़ा ऐसे सोचो, जैसे वो एग्जांपल हुआ, इसको इस एग्जांपल से ऐसे सोचो, जब इलेक्ट्रिक समझ रहे हो तो मान लो कि एक पार्टिकल यहाँ पर है, तो आप लोग पार्टिकल को सोचो मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो ऑब्वियसली मैग्नेट का तो कुछ एक रेंज होगा, उस रेंज के बराबर उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। अभी मान लो कि आप एक ऑब्जेक्ट को, एक यहाँ पर नॉर्थ पोल है, बीच में है नॉर्थ पोल, मान लो आपने इस फील्ड के अंदर में यहीं पर कहीं पर साउथ पोल को रख दिए कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, तो ऑब्वियसली वो इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर मान लो एक मैग्नेट को यहाँ रखे हो, यहाँ पर साउथ पोल रखे हो, मतलब उसके फील्ड के बाहर रखे हो, तो इसको अट्रैक्ट करने में थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल का ज़रूरत होगा। तो पोटेंशियल मतलब भी कुछ ऐसे होता है कि जैसे नॉर्थ और साउथ से समझ रहे थे, वैसे सोचो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, बीच में एक इलेक्ट्रॉन है और बाहर में भी एक इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियसली आप लोग ऐसे मत सोचो कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, रिपल तो करेगा। हाँ ठीक है, रिपल करेगा, लेकिन फिर भी आप सोचो कि कोई एक फोर्स है, कोई एक फोर्स है यहाँ पर और उसको पुश कर रहा है कि नहीं, तुमको इस पार्टिकल को इसके अंदर जाना ही पड़ेगा, एनी हाउ जाना पड़ेगा। तो इस फोर्स को तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो ही जाके ये पुश होते 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 इस फील्ड के अंदर जाके यहाँ पर पहुँच सकेगा। ये फोर्स, ये जो फोर्स लागू हो रहा है यहाँ पर, जो अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स ने जब भी कुछ डिस्टेंस कवर किया तो कुछ वर्क डन तो हो रहा है, और इस फोर्स को जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वही हो जाता है इस पार्टिकल का पोटेंशियल। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है कि एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर एक बाहर से कोई पार्टिकल को अंदर में ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, और ये वर्क डन करने, जितना भी वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। दैट मीन्स इन्फिनिटी में कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर है, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ले जाने के लिए जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन ऐसे ही बोलता है, लेकिन आप लोग अगर समझते हो तो इसको ऐसे समझो कि एक फील्ड है, ये फील्ड किस लिए जनरेट हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, और आपने तो ऑलरेडी वो चार्जिंग मेथड जो था, इंडक्शन वाला जो मेथड था, उसमें आपको पता चल गया था कि क्या होता है कि चाहे ऑब्जेक्ट को टच ना भी करो तो भी अनदर ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत चार्ज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली उसका एक फील्ड रहता है, उस फील्ड के इर्द गिर्द अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको वो चार्ज कर देगा। सिमिलरली सोचो कि बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, तो उसके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब मान लो कि इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर में कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, उस चार्ज को इस फील्ड के अंदर ले जाने के लिए ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट को, इस पार्टिकल को कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा। वर्क डन मतलब कुछ तो फोर्स देना पड़ेगा, इनटू कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा, तो ही जाके ये ऑब्जेक्ट
या फिर ये पार्टिकल इस फील्ड के अंदर पहुंच सकेगा। वही वो जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज इट्स पोटेंशियल। ओके, तो अभी आप सोचो कि ये ऑब्जेक्ट का कुछ पोटेंशियल होगा, ये तो नज़दीक है इस फील्ड के, तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, और ये फील्ड ये तो दूर में है, ये तो बहुत दूर में है, तो इसको ले जाने के लिए ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसको ले जाने के लिए इस फील्ड के अंदर में मान लो कि 5 वर्क डन करना पड़ेगा। यूनिट पे मत जाओ अभी, बेसिकली जूल होता है, लेकिन अभी 5 समझो कि वर्क डन करना पड़ेगा, तो 5 वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को जो फील्ड से थोड़ा ज़्यादा दूर में है, इसको ले जाने के लिए 10 वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखो ये दो पार्टिकल के बीच में इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल में तो कुछ डिफरेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सारे पार्टिकल्स, जब भी हम लोग कोई सर्किट पढ़ेंगे, सर्किट में क्या होता है, सर्किट में यहाँ बीच में गैप रहता है, सर्किट में बीच में गैप हो गया तो क्या होता है, आप लोग ऐसे सोचो जैसे वो टैंकी में क्या था, प्रेशर ज़्यादा था, दैट मीन्स उसको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है, इसलिए उसका प्रेशर ज़्यादा था। सिमिलरली टैंकी का ऊपर जो पार्टिकल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल है, और जो नीचे बाल्टी है उसमें कम पोटेंशियल है। तो ऑब्वियसली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस फ्लो होगा। आप लोग ऐसे समझो, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। ओके, इसमें पूरा नेगेटिव है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में उतना इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, तो ये बेसिकली थोड़ा पॉजिटिव नेचर में है। इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसमें ज़्यादा ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, और ये प्लस इसमें उतना इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑब्वियसली इसमें उतना पोटेंशियल नहीं होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो देखो हमेशा ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल। हमेशा रूल बताता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होगा, दैट मीन्स हमेशा इधर फ्लो होगा, दिस विल बी हायर पोटेंशियल, दिस विल बी लोअर पोटेंशियल, और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो ज़रूर होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में PD भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट होगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या हो गया कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से देखूं तो चार्ज हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और इसको दिमाग में ध्यान में रखना होगा। क्या रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, लेकिन करंट उसके ऑपोजिट में फ्लो होता है। करंट मतलब C लिखना सही नहीं है, करंट मतलब I लिखते हैं। I का फ्लो किधर होगा, I का फ्लो होगा हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में। ये एक कभी कभी आप लोग से MCQ भी पूछा जा सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये पूछा जा सकता है, तो ये दिमाग में रख लो, नोटेशन कर लो इसको कि I ऑलवेज फ्लो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो। या फिर आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि I हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है, हालांकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली ऐसे होता है। बैटरी में देखो आप लोग क्या होता है, बैटरी में ऊपर में रहता है पॉजिटिव चार्ज, इधर रहता है नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया आपका हायर पोटेंशियल, ये हो गया आपका लोअर पोटेंशियल। तो अगर आप लोग इसको कुछ कंडक्टर से जोड़ दो तो क्या आप लोग बता सकोगे कि किधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा? हाँ, समझ में आ रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, दैट मीन इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ऐसे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ऐसे।
लेकिन अगर मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि करंट किधर फ्लो होगा, तो करंट जाएगा इधर, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। दैट मीन्स अगर आपको ये एरो देना है तो आप आई लिख दो उसके सामने हमेशा, तो यही से क्लियर हो जाएगा, यही से क्लियर हो जाएगा कि ये जो एरो आप बता रहे हो ये बेसिकली आप लोग करंट बता रहे हो, ना कि इलेक्ट्रॉन फ्लो बता रहे हो। वो पिक्चर में भी आप लोग ने देखा था, देखो यहाँ पर, ये देखो प्लस से माइनस की तरफ, यहाँ पर आप लोग नोटिस करो, प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर होगा, माइनस से प्लस की तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो। आई को दिखा दिया देखो आप लोग ने कि इधर फ्लो हो रहा है, फिर तो ऐसे, फिर इधर ऐसे राउंड होके फिर ऐसे आ रहा है। ओके, सो आप लोग यहाँ पर इसको थोड़ा डेफिनेशन को अच्छे से समझ लो। इस डेफिनेशन को अच्छे से समझो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। इलेक्ट्रिक सर्किट से तो फ्लो होता है करंट, और उसको जितना वर्क डन करना पड़ता है, किस लिए, टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो वो जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग बेसिकली पोटेंशियल से कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर ये जो फॉर्म आपको गिवन है कि V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, यहाँ पर V क्या है, V इज द वोल्ट। ओके, वोल्ट। अभी ये वोल्ट क्या है, वोल्ट है यूनिट का नेम, लेकिन वोल्ट हम लोग कौन से क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, हम लोग हमेशा पोटेंशियल को मेज़र करते हैं। पोटेंशियल कहीं पर होगा दैट मीन्स, पोटेंशियल कहीं पर होगा दैट मीन्स वही V बता रहा है, V है मतलब पोटेंशियल बता रहा है। अच्छा, अगर V पोटेंशियल बता रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस किसको बताएगा, देखो बात को समझो। 5 kg चावल था और आपने 2 kg यूज़ कर लिया, तो बचा हुआ कितना है, 3 kg। दैट मीन्स देखो हायर पोटेंशियल को भी आप, अब सिमिलर बात सोचो, केजी हटा के मैं वोल्ट बताता हूँ। 5 वोल्ट हायर था, 2 वोल्ट लोअर था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट। दैट मीन्स वोल्ट हम लोग पोटेंशियल को भी बताते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से ही डिनोट करता है। वोल्ट को हम लोग पोटेंशियल के रूप से भी डिनोट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में भी वोल्ट बताता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना। कभी अगर आपको बताया कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 10 वोल्ट, आपको बता दिया, ऐसे ऐसा कंडक्टर दे दिया और सिर्फ एक स्टेटमेंट बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज 10 वोल्ट, तो आप लोग क्या समझोगे कि A 10 वोल्ट है कि B 10 वोल्ट है। नहीं, आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। अब ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये 200 है वोल्ट, तो ये होगा 210 वोल्ट, या फिर ये 200 वोल्ट है तो ये होगा 190, 190 वोल्ट, कोई भी हो सकता है। देखो, क्योंकि डिफरेंस हमेशा 10 वोल्ट ही आ रहा है। आप कभी नहीं ऐसे सोच सकते कि ये 10 है और ये 10 है, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता दिया गया है
कि 10 वोल्ट है। दैट मीन्स ये जितना भी वोल्ट होगा उससे 10 डिफरेंस होगा ये, चाहे प्लस हो सकता है माइनस भी हो सकता है। बेसिकली हम लोग जितना भी मैथ्स करेंगे वो 200 रेंज से लगभग 220 वोल्ट के रेंज में ही रहता है जितने भी हम लोग मैथ्स करेंगे। या फिर आप इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से भी जाओगे तो घर में हाउस होल्ड यूजेस में, होम्स में, स्कूल हो, ऑफिस हो, सब जगह पे यही वोल्ट के रेंज में ही सारे कैलकुलेशंस होता है। तो यहाँ पर हम लोग को जो ध्यान में रखना है कि V क्या हो गया, V हो गया वोल्टेज, वोल्टेज जिसको हम लोग एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके यूनिट होता है वोल्ट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम लोग वोल्ट से ही नोट करते हैं। तो यहाँ पर जो दो टॉपिक गिवन आपको कि एक तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका यूनिट क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट भी होगा वोल्ट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट होगा वोल्ट। तो फॉर्मूला में हमको बताया है कि वोल्ट इक्वल्स टू W/Q। दैट मीन्स कुछ चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है। ये आप लोग थोड़ा अच्छे से नोट कर लो, ये वाला फॉर्मूला V इक्वल्स टू W/Q। अच्छा, इससे रिलेटेड एक सवाल हम अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट के हिसाब से अगर हम लोग बताए तो ठीक है, बता सकता है। V इक्वल्स टू वर्क डन क्या होता है, जूल, Q क्या होता है, कूलम। इससे अगर हम लोग डेफिनेशन निकालने की कोशिश करें तो भी निकल सकता है। देखो, कभी भी आप लोग डेफिनेशन निकालोगे ना तो आप लोग हमेशा 1 और 1 का ज़्यादा यूज़ करना। देखो, आपको 1 वोल्ट पूछ रहा है, आपसे सवाल पूछा गया है कि डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को आप डेफिनेशन दो। तो जस्ट आप सिंपली वो जो V इक्वल्स टू J/C है इसी को यूज़ करोगे। J किसका यूनिट था, वर्क डन का। C किसका था, कुछ चार्ज अमाउंट का। तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे कि अगर एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए 1 जूल वर्क डन करना पड़े तो हम लोग कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 1 वोल्ट। यही बात वहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, ये देखो क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। दैट मीन्स कोई एक कंडक्टर है, उसके एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इन दो वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 किलोम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। मतलब समझ में आया, आपसे बोला गया है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में अगर 1 कूलम चार्ज को आप ले जाने के लिए 1 जूल काम कर रहे हो तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। यही बात बता रहा है कि 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल बाई 1 कूलम। अब इसके नीचे जो ये J(C⁻⁻1) है ना, ये तो एक्सपोनेंट बात है, तो इसमें घबराओ मत। ये C⁻⁻1 मतलब हो जाता है 1/C, 1 कूलम। और देखो कितना अच्छा डेफिनेशन यहाँ पर इन लोग ने डिस्क्राइब किया है कि 1 जूल रख दिया और 1 कूलम कर दिया, तो 1 से 1 डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो दैट विल बी द वोल्टेज। तो मैं बता दूंगा कि यही हो गया 1 वोल्ट। यह तो क्लीन हो गया, वोल्ट कितना है, 1 हो गया। आप लोग ऐसे भी सोच सकते थे कि मान लो कि 5 कूलम चार्ज ले जाने के लिए अगर 5 जूल वर्क डन करना पड़ता
तो कितना होता है वोल्टेज, तो देखो 5/5 कितना होता है, 5 1 5 होता है, तो 1 वोल्ट हो गया। लेकिन 5 क्यों लो, हमेशा यूनिट ले लो। डेफिनेशन जब भी ऐसे निकालोगे यूज़ यूनिट पॉलिसी कि 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है उस करेंट कंडक्टर में एक 1 कूलम चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में ले जाने के लिए। सो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस 2 पॉइंट्स विल बी 1 वोल्ट। यह बात यहाँ पर बता दिया गया है, आप लोग डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लो। और इसके रिस्पेक्ट में ये जो फॉर्मूला आपको मिला कि भी, ये आपको जो मिला V इक्वल्स टू W/Q, इसके रिलेटेड एक मैथ भी गिवन है, देखो नीचे कि हाउ मच वर्क डन इज इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12। दैट मीन्स आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी बता दिया गया है 12 वोल्ट है। आपको चार्ज दैट मीन्स Q वो भी आपको बता दिया गया है कि 2 कूलम है। आपको निकालना क्या है, आपको पूछा गया कि कितना वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का यूनिट क्या होगा, जो भी होगा जूल में आएगा, जितना भी होगा यहाँ जितना भी होगा जूल में ही आएगा। तो फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला था W इक्वल्स टू VQ, नहीं फॉर्मूला तो ऐसा नहीं था, फॉर्मूला आपका था V इक्वल्स टू W/Q। हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, उसीलिए ऐसा आ गया कि W इक्वल्स टू VQ आ गया। तो इसमें देखो V आपको पता है 12 वोल्ट, कूलम भी आपको पता है 2 कूलम, मल्टीप्लाई हो गया, देखो जूल। दिमाग में हमेशा ध्यान में रखो कि इन्होंने जो भी यूनिट यूज़ कर रहा है, यूनिट का भी गलत मत करना। जूल यूज़ किया है वर्क डन का, ठीक है। वोल्ट भी का देखो वोल्ट यूज़ किया है, और क्यू का देखो कूलम का कूलम यूज़ किया हुआ है। आप लोग अगर यूनिट भी ध्यान रखोगे तो भी मैथ गलती नहीं होता है, एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। ओके,